स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है ये। जब हम प्लांट की बात करते हैं, चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहली बात आती है कि प्लांट का फॉर्मेशन या प्लांट की जो ग्रोथ स्टार्ट हुई, कोई भी एक प्लांट बना है तो कहां से बना। तो हम कहते हैं प्लांट का फॉर्मेशन जो हुआ है वो हुआ है सीड से। सीड में क्या है? सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और जब इस सीड को हम मिट्टी में लगाते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशंस में, ये सीड जर्मिनेट करता है। मींस इसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जर्मिनेशन से, सीड का जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन से सीडलिंग बनेगा। तो सीड का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से सीडलिंग बना, मतलब वो पहला प्लांट, सबसे पहला प्लांट छोटा जिसमें कि रूट और शूट सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुए, उसे हम सीडलिंग कह रहे हैं, जो कि सीड के जर्मिनेशन से बना। जर्मिनेशन में था, सीड में था एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में थी सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जैसे हम सीड के एम्ब्रियो की बात करते हैं तो सीड के एम्ब्रियो में डिवीजन करने वाली सेल्स थी, उन सेल्स ने डिवीजन किया। एम्ब्रियो के दो पार्ट पढ़ते हैं हम जनरली, प्लूम्यूल और रेडिकल। हम कहते हैं सीड का जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो फॉर्मेशन करता है शूट सिस्टम का, और जो रेडिकल वाला पार्ट है वो फॉर्मेशन करता है रूट सिस्टम का। तो प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, मींस डिविजनल सेल्स थी। इनमें क्या हुआ? इनमें हुआ है सेल डिवीजन। देखिए, ग्रोथ का सीधा मतलब यहां डिवीजन से है। प्लांट ग्रोथ हो रही है मींस प्लांट की जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन हो रहा है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है। डिवीजन हुआ, नई सेल्स बनी, और उन नई सेल्स ने अपने फंक्शन के बेसिस पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया। जैसे एम्ब्रियो में मैंने कहा ना कि दो पार्ट आपको याद करने हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो प्लूम्यूल की सेल्स तो शूट सिस्टम को बनाती हैं, रेडिकल्स की सेल्स रूट सिस्टम को बनाती हैं। इसका मतलब दोनों अपने फंक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से अलग हैं, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। तो जब ये डिवीजन करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब सेल डिवीजन होने के साथ साथ उन नई बनने वाली सेल्स में डिफरेंशिएशन भी होगा, मींस वो अपने फंक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। फिर ये जो सीडलिंग है वो आगे एक स्मॉल प्लांट में डेवलप होगा। रूट शूट सिस्टम यहां बनना स्टार्ट हो गया, यहां रूट शूट सिस्टम अच्छे से बन जाएगा तो हम कह रहे हैं कि एक स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें मिट्टी के अंदर रूट सिस्टम और एरियल शूट सिस्टम है। लेकिन एक सीडलिंग आगे एक स्मॉल प्लांट में कैसे बदलेगा, तो उसमें भी वही बात है कि इसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसे हो रही है? वही सेल डिवीजन, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन से नई सेल्स बनेंगी। वो नई सेल्स बनने वाली जो है वो अपने फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग हो जाएंगी, मतलब नए नए बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगी, और उसे हम नाम देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन मींस ग्रोथ, और डिफरेंशिएशन होने की वजह से स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब टाइम के साथ साथ ये जो स्मॉल प्लांट है वो कन्वर्ट होगा मैच्योर प्लांट में, मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो मैच्योर प्लांट में कैसे कन्वर्ट हुआ? वही, इसमें भी कंटिन्यू डिवीजन चलता रहेगा, मतलब सेल डिवाइड करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करती रहेंगी, और जो नई बनने वाली सेल्स हैं वो अपने फंक्शन के बेसिस पर नए नए बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती जाएंगी, और ये स्मॉल प्लांट एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, प्लांट मैच्योर फॉर्म कहां से हुआ है? सीड से। सीड का जर्मिनेशन हुआ, वही सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन हुआ, वहां पर नई सेल्स बनी, उन्होंने अपने 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 आप को फंक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से अलग किया, नए बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन किया, सीडलिंग बना, सीडलिंग से स्मॉल प्लांट, और स्मॉल प्लांट से एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इस मैच्योर प्लांट में हमें रूट सिस्टम मिलेगा, हमें शूट सिस्टम मिलेगा। शूट सिस्टम का मतलब हो गया स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये सब हमें मैच्योर प्लांट में मिलेगा। और उसके बाद अगर ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो ये इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, मीन ये रिप्रोड्यूस करेगा। तो याद रखिए, आप यहां पर
प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ से मतलब है कि सीड से एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होना। डेवलपमेंट से मतलब है कि ये जो सीड था, जिसमें जो एम्ब्रियो था, वो एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, एक बड़ा प्लांट जो बना है। इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला है डेवलपमेंट। लेकिन इसमें ग्रोथ भी हुई है, सेल डिवीजन भी हुआ है। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें जो आपको इससे समझ में आएंगी। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म ऑफ सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, स्मॉल प्लांट, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। You have also seen that trees continue to increase। जो ट्री होते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कंटिन्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हाइट में और गर्थ में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि वो अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर लेते। सही है। However, the leaf, flowers and fruit of the same tree not only have the limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। देखिए, यहां यह बात आपको याद रखनी है कि जब इन्होंने कहा कि also seen that the tree continue to increase in height और girth, एक प्लांट जब तक जिंदा है तब तक वो ग्रोथ करता ही रहता है। प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ चलती रहती है उनकी डेथ से पहले तक। अब देखिए, प्लांट में कंटिन्यू ग्रोथ करने वाला पार्ट है कौन? वो प्लांट का रूट और शूट में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के अंदर है स्टेम। आप एक छोटी सी बात सोचिए कि आपके सामने आपने एक सीड लगाया, अपनी मतलब अपने मिट्टी में एक सीड लगाया अपने हाथ से, उससे सीडलिंग बना, स्मॉल प्लांट बना, मैच्योर प्लांट बना, वो आज एक ट्री में कन्वर्ट हो गया। क्या उस ट्री में वो लीफ आज भी प्रेजेंट है जो पहली बार एक स्मॉल प्लांट जब वो बना था तो उसमें जो पहली लीफ आई थी, वो लीफ क्या आज भी प्रेजेंट है? तो हम कहते हैं नहीं, वो लीफ आज प्रेजेंट नहीं है, वो तो कब की गिर गई है, उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार नई लीव्स आ गई हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि उस प्लांट में क्या आज वो स्टेम प्रेजेंट है जो पहली बार बना था? बिल्कुल प्रेजेंट है। रूट वो प्रेजेंट है जो पहली बार बनी थी? बिल्कुल प्रेजेंट है। इसका मतलब रूट और जो शूट में स्टेम है, ये तो लाइफ टाइम कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं जब तक कि प्लांट जिंदा है। लेकिन जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये एक लिमिटेड डायमेंशन तक ही जाते हैं, जो उनकी एक टिपिकल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी ग्रोथ वो करते हैं। उसके बाद अपनी सीनेसेंट फेज में जाएंगे, मींस ओल्ड हो जाएंगे, और उसके बाद प्लांट से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इनका गिरना पीरियोडिकली भी है और रिपीटली भी है। पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड आया कि ग्रोथ का, कि प्लांट ने सारी नई लीव्स बना ली, और एक पीरियड आया कि जिसमें भाई टाइम पीरियड आया जिसमें उसको ग्रोथ क्या करनी है, रिटार्ड करनी है, तो उसने अपनी सारी लीव्स को एक साथ गिरा दिया। तो प्लांट एक साथ एक सीजन में, ग्रोइंग सीजन में लीव्स को डेवलप करे, और किसी एक पीरियड के अंदर जिसमें कि उसको ग्रोथ रिटार्ड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटम की बात कर लें, तो अपनी सारी लीव्स को एक साथ गिरा दे। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्रोथ कर रहा है और पर्टिकुलर पीरियड में वो अपनी सारी लीव्स को नीचे गिरा रहा है। डेसिडियस प्लांट्स का एग्जांपल ले लें हम, जैसे नीम, एक साथ नई लीव्स आती हैं, एक साथ नई पुरानी लीव्स जो है वो गिर जाती हैं ऑटम के अंदर। रिपीटली का मतलब ग्रोथ रिपीट हो रही है, जैसे एवरग्रीन प्लांट्स हैं। एवरग्रीन प्लांट्स में हमेशा ग्रीन लीव्स बनी ही रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं ग्रीन लीव्स। तो क्या एवरग्रीन प्लांट्स में लीफ फॉल नहीं होता? होता है, लेकिन उसमें जो काम अभी उसने लीफ गिरानी है ना, गिरेगी तो सही। देखो प्लांट में लीव्स हैं, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद प्लांट से अलग हो जाते हैं। तो फॉल, लीफ फॉल तो एवरग्रीन प्लांट्स में भी होता है, लेकिन सारी लीव्स एक साथ नहीं गिरती। पहले नई लीफ बनती है, फिर पुरानी लीव्स गिरती हैं। तो क्या सारे प्लांट एवरग्रीन है? नहीं, सारे प्लांट एवरग्रीन नहीं है। लेकिन क्या एवरग्रीन प्लांट्स में लीफ हमेशा बनी रहती हैं? बिल्कुल बनी रहती हैं। क्या एवरग्रीन प्लांट्स में लीव्स गिरती नहीं है? एवरग्रीन प्लांट्स में लीव्स गिरती हैं, लेकिन प्लांट पर हमेशा लीव्स हमें दिखाई देती हैं, इसलिए हम उसको एवरग्रीन कहते हैं। दिखाई क्यों देती हैं? पुरानी लीफ गिरने से पहले नई लीफ आती है।
लेकिन जो डेसिडियस प्लांट हैं, जो पीरियोडिकल ग्रोथ करते हैं या शो करते हैं एक टाइम पीरियड में ग्रोथ, उनमें एक साथ नई लीव्स आती हैं और एक साथ ही पुरानी लीव्स गिर जाती हैं। तो एक सीड से ग्रोथ होकर, डिफरेंशिएशन होकर, नई सेल्स का, नए टिश्यूज का, नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नए बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डेवलपमेंट। पूरे प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डेवलपमेंट। हम कहते हैं सिंगल सीड डेवलप इनटू ए मैच्योर प्लांट। अब इस मैच्योर प्लांट में फ्लावर बने, फ्रूट्स बने, फ्रूट्स के अंदर क्या बने? फिर से सीड बने। तो जो फ्रूट के अंदर सीड है उनका क्या होगा? वो फिर से ये साइकिल स्टार्ट कर देंगे, वह सीड फिर से जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कंटिन्यू ऐसे चलता ही रहेगा। फिर ये मैच्योर प्लांट जो बना है ये अपना लाइफ कंप्लीट करेगा, एक टाइम पीरियड के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा, जिनमें सीड्स बनेंगे और उन सीड से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसका मतलब ये कंटिन्यू ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये हमारा चैप्टर है कि सीड जर्मिनेट करके जब प्लांट्स बनाते हैं तो उन प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो काम करती हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस किसे कहते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या काम होते हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ये हमारा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द ग्रोथ क्या क्या होना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी पार्ट्स के, या फिर डेवलपमेंट जब हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हम इन क्वेश्चंस को यहां डिस्कस करते हैं। जब सबसे पहले, व्हाई डज द वेजिटेटिव फेज प्रोसीड फ्लावरिंग इन द प्लांट? प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो वेजिटेटिव फेज के बाद होती है। तो इसका कारण व्हाई, क्यों? तो बताइए कि जो फ्लावर है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन हमेशा आफ्टर मैच्योरिटी होता है। मींस रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी का ही ये साइन है। अगर कोई प्लांट फ्लावर फॉर्मेशन कर रहा है मींस वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो प्लांट मैच्योर है। तो पहले प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं और अपनी मैच्योरिटी को अचीव करते हैं, और उसके बाद उनमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन का साइन है और रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी के बाद होता है। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द वैरायटीज ऑफ द टिश्यूज। अभी अभी हम पढ़ के आए कि सेल डिवाइड करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और नई बनने वाली सेल्स अपने फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ए टिश्यू, एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म? जी बिल्कुल। इनमें जैसे आप एक बॉडी पार्ट की बात करते हैं, फंक्शन दे परफॉर्म में एक ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, लीफ की। लीफ में टिश्यू मीजोफिल, मीजोफिल की जो सेल है उसमें फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो सभी सेल्स टिश्यू मीजोफिल का फॉर्मेशन करेंगी, और वो मीजोफिल टिश्यू लीफ में है इसलिए लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी। तो वो सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं, टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, और जो काम सेल परफॉर्म कर रही है वही तो वो टिश्यू या ऑर्गन परफॉर्म करेगा। तो सेल फोटोसिंथेटिक है मींस ऑर्गन भी फोटोसिंथेटिक है। फिर कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज सेल बी अल्टर्ड? ऑल्टरेशन की बात हो रही है, बिल्कुल।
एग्जाम्पल लीजिए, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल का काम है डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया और डिवीजन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो नई सेल्स बनी मैच्योर होंगी। जब वो मैच्योर होंगी तो मान लो उन्होंने बना लिया पैरेन्काइमा टिश्यू, एक मैच्योर टिश्यू, सिंपल टिश्यू की बात करते हैं हम, जो कि डिवीजन नहीं करता। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से पैरेन्काइमा टिश्यू बना। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवीजन करके नई सेल्स का फॉर्मेशन किया और जो न्यू सेल्स बनी वो आगे मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, जो कि प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन ऑल्टरेशन की बात है, कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? ऑल्टरेशन की बात है तो यस। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम डिवीजन करना है, पैरेन्काइमा सेल डिवीजन नहीं करती। लेकिन इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट और द डिमांड ऑफ द प्लांट, ये पैरेन्काइमा सेल्स फिर से डिवीजन कर सकती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो क्या पैरेन्काइमा सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी है दोबारा मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन कर सकती है? यस। क्या ऑल्टरेशन हो सकता है? हो सकता है। तो कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? देन आंसर इज यस। एग्जांपल मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवीजन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करके पैरेन्काइमा टिश्यू बनाया, और ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है जरूरत पड़ने पर इन फ्यूचर प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर से डिवीजन कर सकता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर सकता है। ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। मींस किससे बनी है? जाइगोट से। मतलब प्लांट बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो एक सिंगल सेल जाइगोट से आई हैं। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि जाइगोट से डिवीजन होकर बनता है एक सेल ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल्स, जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जो सीड में प्रेजेंट है वो जर्मिनेशन के थ्रू सीडलिंग, स्मॉल प्लांट और मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो प्लांट बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब आई एक सिंगल सेल से ही हैं, जिसे कि हम जाइगोट कहते हैं। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट? प्लांट बॉडी में सेल्स बहुत सारी हैं, ऑल सेल्स आई सभी एक ही सेल्स जाइगोट से हैं, तो फिर वो अपने स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, और इन ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ताकि फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो भी तो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। कैसे? हमने बताया कि नई बनने वाली सेल्स अपने फंक्शन के बेसिस पर दूसरी सेल्स से अलग हो जाती हैं, और इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई व्हाई एंड हाउ दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, तो वाई का मतलब तो प्लांट बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और हाउ, तो हाउ का आंसर है जी, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस से प्लांट बॉडी में जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो सारी एक दूसरे से फंक्शन के बेसिस पर अलग हो जाती हैं। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन की बात हुई, उसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 4-5 उनको हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का पहला टॉपिक देखिए, जब हम डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ को। और प्लांट ग्रोथ मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। सेल डिवीजन से नहीं बनेंगी सेल्स, उन सेल्स में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, और जब डिफरेंशिएशन होगा तो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, मींस प्लांट बॉडी डेवलप होगी।
तो हम इसी सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ को। सबसे पहले तो ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज। आप कुछ भी इंक्रीज करिए, नंबर्स इंक्रीज करिए, वॉल्यूम इंक्रीज करिए, लेंथ इंक्रीज करिए, डायामीटर इंक्रीज करिए, कुछ भी इंक्रीज का मतलब ग्रोथ है। ठीक है। ग्रोथ लिविंग्स करते हैं, इसका मतलब ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर तो है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स ग्रोथ करते हैं, उनका फंडामेंटल, बेसिक, कॉन्स्पीशियस, क्लियरली विजिबल प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक है कौन? ग्रोथ। साथ ही साथ ग्रोथ, जब हम लिविंग की बात करते हैं, लिविंग की ग्रोथ की, तो बताइए लिविंग में जो ग्रोथ है प्लांट्स में, वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है। परमानेंट इंक्रीज कि एक प्लांट था 2 फुट का, वो 5 फुट का हो गया, तो दोबारा 2 फुट का तो नहीं होगा ना, वो आगे 6, 7, 8 फुट का बढ़ेगा ही ना। इरिवर्सिबल इंक्रीज। तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। तो बताइए ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of the individual cell। एक सेल का साइज बढ़ना, ऑर्गन का साइज बढ़ना या प्लांट के बॉडी पार्ट का साइज बढ़ना, इन सब को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ। लेकिन irreversible increase means permanent increase। जनरली ग्रोथ इज accompanied by the metabolic process। देखिए ग्रोथ लिविंग भी करते हैं, ग्रोथ नॉन लिविंग भी करते हैं, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ का बेसिक डिफरेंस जब हम पढ़ते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जो लिविंग्स में ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है लिविंग्स में। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अंदर से हो रही है, तो अंदर क्या चल रहा है? अगर पूछा जाए कि भाई मैं लिविंग हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, तो लिविंग हूं, लिविंग हूं तो कैसे? तो मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि मैं लिविंग में कंसीडर हो रहा हूं? तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सब। तो बताइए लिविंग की जो ग्रोथ है वो उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से है, और मेटाबॉलिज्म में दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को इंक्लूड करेंगे हम, दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म चलता है किससे? एनर्जी से। इसका मतलब ग्रोथ अगर आपको प्लांट में करवानी है तो उसके लिए खर्च होगी कौन? एनर्जी। क्योंकि प्लांट की ग्रोथ, जो लिविंग की ग्रोथ है, वो मेटाबॉलिज्म से हो रही है, और मेटाबॉलिज्म जो सेल में प्रोसेस चल रहा है उसमें एनर्जी लगेगी, तो that occur at the expense of energy। Therefore, for example, expansion of leaf is a growth। एक लीफ पहली बार बनी तो छोटी सी थी, अभी बनी है, लेकिन जब वो ग्रोथ करेगी और अपने साइज को नॉर्मल गेन करेगी तो इस लीफ का साइज छोटे से बड़ा हो गया। अब ये लीफ दोबारा छोटी नहीं होने वाली, बूढ़ी होकर, सिनेसेंट होकर, ओल्ड होकर प्लांट से अलग हो जाएगी, गिर जाएगी, इस लीफ का एब्सेशन हो जाएगा, लीफ फॉल हो जाएगी, लेकिन दोबारा छोटी तो नहीं होगी। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज को हम प्लांट ग्रोथ कंसीडर करते हैं, और यह मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करेगा। फिर देखिए प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। पहले 2 टर्म क्लियर करिए, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मींस लिमिटेड और इनडिटर्मिनेट मींस अनलिमिटेड, जो कंटिन्यू चलती रहे। तो प्लांट ग्रोथ कैसी है? डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट? तो बच्चा कहता है सर इनडिटर्मिनेट लिखा है, इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट कंसीडर करेंगे। लेकिन आप पढ़िए, हेडिंग है प्लांट ग्रोथ जनरली, ऑलवेज नहीं। क्यों? इसका आंसर हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि भाई एक प्लांट बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट ऐसे भी हैं जो लिमिटेड ग्रोथ करते हैं, लिमिटेड डायमेंशन तक, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, जबकि वहीं उनका स्टेम है, जो रूट है, वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं।
तो प्लांट का मेन पार्ट, बॉडी पार्ट कौन है? रूट और शूट है। शूट में स्टेम है, क्योंकि स्टेम बियर करता है लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सबको। तो स्टेम कैसी ग्रोथ करता है? इनडिटर्मिनेट। रूट कैसी ग्रोथ कर रही है? इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट ग्रोथ के जो मेन बॉडी पार्ट है वो तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ही कर रहे हैं, लेकिन उस स्टेम पर बियर होने वाली लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये कैसी ग्रोथ कर रहे हैं? ये लिमिटेड डायमेंशन में ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए जनरल टर्म यूज की गई है यहां पर। बात आती है कि प्लांट के अंदर जो स्टेम है, जो रूट है, अगर वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कर रहे हैं तो क्यों? तो हम कहते हैं वो कंटिन्यू, उनकी जो सेल्स है ना वो डिवाइड करती रहती हैं, और उसे हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेम सेल्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू डिवाइड ही करती रहती है, उनका काम डिवीजन करना ही है, और जहां सेल डिवीजन करेंगी वहां ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब स्टेम और रूट में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन करते ही रहते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते रहेंगे। देखिए, प्लांट ग्रोथ इज द यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ऐसा क्यों? तो बताइए, ये उसके मेरिस्टेम की वजह से है। दिस एबिलिटी टू प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू प्लांट बॉडी का जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू डिवीजन करता ही रहता है। मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि पूरे के पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कुछ सर्टेन लोकेशंस पर होता है। इसीलिए हम प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस पर ही ग्रोथ हो रही है। The cells of such meristem have the capacity to divide and self-perpetuate। मतलब इनको डिवीजन करना है, ये इनका खुद का अपना खुद का फंक्शन है, किसी से कंट्रोल नहीं हो रही है, ये अपने फंक्शन को खुद कंट्रोल कर रही है। इनका काम कंटिन्यू डिवीजन करना ही है। किनका काम? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। द प्रोडक्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन करेंगी तो प्रोडक्ट क्या होंगे? न्यू सेल्स। द प्रोडक्ट मतलब कौन? बनने वाली न्यू सेल्स। हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड। जब ये नई बनने वाली सेल्स डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देंगी तो क्या हो जाएगा? तो बताइए, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल्स बनेंगी जो कि प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। ध्यान दीजिए, प्लांट बॉडी की ग्रोथ मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, लेकिन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन मैच्योर सेल्स करती हैं। मैच्योर सेल्स, मैच्योर सेल बनेंगी, परमानेंट सेल बनेंगी, तभी तो प्लांट बॉडी का एक अलग टिश्यू, अलग ऑर्गन बनेगा, एक अलग बॉडी पार्ट बनेगा। तो बॉडी फॉर्मेशन तो परमानेंट टिश्यू कर रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। तो द प्रोडक्ट किसका? मेरिस्टेम का। मेरिस्टेम का प्रोडक्ट कौन है? न्यू सेल्स। क्या होगा? सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड। डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देंगे, एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। तो ये जो सेल्स परमानेंट हुई हैं, ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। दिस फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी। ध्यान दीजिए, ऐसी ग्रोथ जिसमें कि नई सेल्स कंटिन्यू प्लांट बॉडी में जुड़ती ही रहती हैं, ऐड होती रहती हैं। बोल रहे ना, दिस फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो मेरिस्टेम की वजह से कंटिन्यू प्लांट बॉडी में नई सेल्स थ्रू आउट द लाइफ ऐड होती रहती हैं, इसलिए ऐसी ग्रोथ को हम ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ कहेंगे, जिसमें कि थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू न्यू सेल्स प्लांट बॉडी में ऐड होती रहेंगी। तो बताइए, प्लांट की ग्रोथ अगर इनडिटर्मिनेट है तो मेरिस्टेम की वजह से है। प्लांट की ग्रोथ अगर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है तो वो मेरिस्टेम की वजह से है। और मेरिस्टेम का काम है कंटिन्यू डिवाइड करना और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी आपसे यही एक क्वेश्चन पूछती है इसी पैराग्राफ के अंदर कि व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड। सीज मतलब बंद हो जाना।
डिवीजन करना बंद कर दिया है। किसने? मेरिस्टेम ने। क्या होगा? होगा क्या? ग्रोथ रुक जाएगी और जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगी, बाद में सीनेसेंट हो गए, फिर प्लांट से अलग हो जाएंगी, वो तो बात ही अलग है। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड। अगर मेरिस्टेम डिवीजन करना बंद कर दे तो क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। डज दिस एवर हैपन? यस। एग्जांपल लेते हैं एक छोटा लीफ का। मेरे पास एक लीफ है, अभी साइज में छोटी है। अब इसकी सेल्स डिवीजन करेंगी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी और ये लीफ अपना साइज गेन करेगी, मतलब लीफ बड़ी हो जाएगी। अब ये इसका लास्ट साइज है कि भाई इससे बड़ी नहीं होती, ये इसकी टिपिकल ग्रोथ है कि भाई इतनी ग्रोथ होती है इसमें। तो लीफ छोटी से बड़ी हुई मेरिस्टेम की वजह से। लीफ का साइज छोटी लीफ से बड़ा हुआ किसकी वजह से हुआ? मेरिस्टेम की वजह से। अब जैसे इस लीफ ने अपना साइज गेन कर लिया तो उसकी ग्रोथ रुक गई। क्यों? क्योंकि इसके मेरिस्टेम ने काम करना बंद कर दिया। तो मैच्योरिटी पर ऐसा होता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये लीफ सीनेसेंस में जाएगी, मींस ओल्ड हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद प्लांट से अलग हो जाएगी। तो क्या प्लांट बॉडी में ऐसा होता है? डज दिस एवर हैपन? यस। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको लीफ का। तो प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट किसकी वजह से? मेरिस्टेम की वजह से। और मेरिस्टेम की वजह से ही ग्रोथ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। चलिए, अब जो प्लांट की ग्रोथ है वो आगे दो टाइप की आपको याद करनी, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी ग्रोथ। इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, इजी रहेगा। ऐसी ग्रोथ जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करवाए वो प्राइमरी, और जो प्लांट में गर्थ इंक्रीज करवाए, डायमीटर इंक्रीज करवाए वो सेकेंडरी। इजी रहेगा आपके लिए। और ये सर्टेन लोकेशंस पर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लांट ग्रोथ लोकलाइज होती है। प्राइमरी ग्रोथ, रूट एपिकल मेरिस्टेम। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम किसका? रूट का, या फिर एपिकल मेरिस्टेम किसका? शूट का। ये एक प्लांट है, ये इसका शूट टिप हो गया, ये इसका रूट टिप हो गया। तो इन दोनों जगहों पर जो मेरिस्टेम होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये डिवाइड करेगा, शूट की लेंथ बढ़ेगी, ये डिवाइड करेगा, रूट की लेंथ बढ़ेगी। ये लेंथ बढ़ाने वाले जो हो गए वो प्राइमरी हो गए। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम are the responsible for the primary growth of the plants, principally contribute to the elongation of the plant along their axis। ठीक है। दूसरे हुए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए याद रखिए, सेकेंडरी ग्रोथ सभी पार्ट करें या सभी प्लांट्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम हायर प्लांट्स में जाते हैं तो मतलब एंजियोस्पर्म्स में, तो डाइकोट और मोनोकोट दो टाइप के प्लांट मिलते हैं। मोनोकोट नहीं करते सेकेंडरी ग्रोथ, सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, और जो डाइकोट्स हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड द जिम्नोस्पर्म, द लेटरल मेरिस्टेम, जिसको कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि प्लांट में गर्थ इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। और ये दोनों ही टर्म आप प्लांट एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं या फिर आप प्लांट एनाटॉमी में से पढ़ेंगे। अगर आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ लिया है तो आप इन दोनों टर्म्स के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज मत होइए, दुखी मत होइए। इनको आप बहुत अच्छे से सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के अंदर। चलिए, तो वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कंट्रीब्यूट किसमें कर रहा है? इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट और स्टेम। डायग्रामेटिकली आपको एनसीईआरटी के अंदर यह फिगर दिया गया है और समझाया गया है ऐसा कि भाई ये तो प्लांट का मेन एक्सिस हो गया। इनके जो टिप पर है, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये जो बीच में लेटरल ग्रोथ करवाएगा, साइडों में गर्थ बढ़वाएगा, ये देखो यहां एरो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो गर्थ बढ़वाएंगे तो ये होगा वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों ही कैम्बियम आपको पढ़ाई जाएंगी एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइए, आप इतना याद रखिए कि जो कैम्बियम है वेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम, ये प्लांट की गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जो एपिकल मेरिस्टेम है वो लेंथ बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन फिक्स लोकेशंस पर ये ग्रोथ हो रही है, इसलिए सर्टेन लोकेशंस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्रोथ
एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। चलिए नेक्स्ट जो बात है वो है ग्रोथ इज मेजरेबल, कि ग्रोथ का मेजरमेंट किया जा सकता है। ग्रोथ इज मेजरेबल एट सेल्यूलर लेवल। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट, प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम से मेजर करेंगे हम एक सेल की ग्रोथ को। सेल का साइज छोटा तो प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट कम, सेल का साइज बड़ा तो प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट ज्यादा। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। लेकिन ऐसा बोलना बड़ा आसान है मेरे लिए कि देखो ये सेल छोटी और ये सेल बड़ी, लेकिन इसे वास्तव में करके दिखाना, रियलिटी में करके दिखाना हमारे लिए डिफिकल्ट है। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ए वेराइटी ऑफ द पैरामीटर्स। प्लांट ग्रोथ को मेजरमेंट किया जाता है, प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स के लिए ग्रोथ मेजरमेंट के पैरामीटर्स भी हमने डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं, जिनके हेल्प से हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं। वो पैरामीटर्स इंक्रीज इन फ्रेश वेट, कि प्लांट का फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है। मैं फ्रेश वेट पहले भी बात करके आया था। वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड तीनों को मिलाकर हम फ्रेश वेट बोलते हैं, मतलब ओवरऑल द जो वेट होगा वो फ्रेश वेट है। इंक्रीज इन ड्राई वेट, वाटर हटा दीजिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी मतलब कंपाउंड्स होंगे उनका जो वेट है वो ड्राई वेट है, वो बढ़ेगा तो भी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कंपाउंड्स नए नए बन रहे हैं, मींस मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एग्जांपल आपके पास लीफ का सरफेस एरिया बढ़ता है, लीफ का साइज छोटा फिर बड़ा हो गया। वॉल्यूम का हम अभी सेल का लेकर आए कि सेल जो है वो साइज में इंक्रीज हो रही है, या फिर फ्रूट्स का भी हम साइज मतलब देखते हैं और वॉल्यूम भी देखते हैं। फिर इंक्रीज इन नंबर और द साइज ऑफ द सेल्स, सेल का साइज बढ़ना या सेल के नंबर बढ़ना। एक प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसमें 10 सेल थी और प्लांट बॉडी में 100, टोटल 110 हुई। कि मैच्योर सेल्स 100 थी, मेरिस्टेमेटिक 10 थी, तो टोटल 110 है। अब उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवीजन करके 10 नई और सेल ऐड कर दी, तो टोटल सेल 110 से 120 हो गई ना। तो इसका मतलब प्लांट ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि नई सेल्स ऐड हो गई हैं तो ग्रोथ तो हो रही है। तो सेल का साइज बढ़ना और सेल के नंबर बढ़ना, यह भी ग्रोथ है। इसके लिए 2 एनसीईआरटी ने आपको एग्जांपल दिए समझने के लिए पैरामीटर्स को, कि एक सिंगल जो मेज रूट जो है, इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। मतलब एक जो मेज प्लांट का रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो 1 घंटे में 17,500 नई सेल्स को प्लांट बॉडी में ऐड कर देता है। तो अगर आप मेज प्लांट के रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो वहां नंबर ऑफ सेल्स से आप ग्रोथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। वेयर सेल्स इन द वाटरमेलन की जो सेल्स हैं मे इंक्रीज इन साइज, अपने साइज को, नंबर को नहीं बढ़ा रही है, ध्यान दीजिएगा, वाटरमेलन का साइज बढ़ रहा है क्योंकि सेल का साइज बढ़ रहा है, साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम। मतलब जो पहली बार प्लांट बॉडी के फ्रूट में, जो वाटरमेलन के फ्रूट के अंदर जो पहली सेल बनी है, उन सेल्स में अपना साइज इंक्रीज करने की एबिलिटी कितना टाइम अपने साइज को बढ़ा सकती है। पहली बार जो सेल बनी वो सेल 3,50,000 गुना अपना साइज बढ़ा सकती है, 3,50,000 टाइम्स अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए तो वाटरमेलन का साइज भी बड़ा है क्योंकि उनकी सेल्स का साइज बड़ा है। तो ये दोनों मेजरमेंट हो गए ग्रोथ को मेजर करने के, लेकिन यहां हम साइज से मेजरमेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम से मेजरमेंट कर रहे हैं। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम की हमने बात की है, वहां हम नंबर ऑफ सेल से मेजरमेंट कर रहे हैं। इन द फॉर्मल ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज द इंक्रीज इन द सेल नंबर, सही है। द लेटर एक्सप्रेसेस ग्रोथ एज द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो वाटरमेलन में तो हमने साइज ऑफ सेल से समझा है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द मेज में हमने नंबर ऑफ सेल से समझा है। वाइल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, अब पॉलन ट्यूब जो है वो ट्यूब लेंथ में इंक्रीज होती है। पॉलन जर्मिनेशन से जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, वहां लेंथ मेजरमेंट का है कि भाई पॉलन ट्यूब कितनी लंबी है। वाइल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द लेंथ, एंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन द डोर्सीवेंट्रल लीफ। डोर्सीवेंट्रल मींस डाइकोट प्लांट की लीफ। उसमें मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, आपको बताया था लीफ का साइज छोटा है, फिर ग्रोथ करके लीफ का साइज क्या हो गया, बड़ा, तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया।
तो लीफ के लिए सरफेस एरिया, पॉलन ट्यूब के लिए लेंथ, रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए नंबर ऑफ सेल्स, वाटरमेलन के लिए हमने साइज ऑफ सेल। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्लांट के, तो उनके लिए डिफरेंट पार्ट्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स की हेल्प से ग्रोथ को मेजर किया है। तो ग्रोथ इज मेजरेबल, बट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ साथ बॉडी ऑर्गन्स के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हैं ग्रोथ के मेजरमेंट में। चलिए, फेजेस ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ की कौन कौन सी फेजेस हैं। सबसे पहली बात, टर्म आई है ग्रोथ, और मैंने कहा है आपसे कि प्लांट में जब भी ग्रोथ होती है सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होता है इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आ रही है, तो सबसे पहले तो सेल डिवीजन ही होगा। पहली फेज तो यही है। द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस, नेमली पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, इसका काम है सेल डिवीजन करना। दूसरा एलोंगेशन फेज, मेरिस्टेम डिवीजन करके जो नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो बनने वाली न्यू सेल्स अब अपने साइज को एक्सपेंड करेंगी, उसे एक्सपेंशन फेज कहेंगे। और लास्ट है मैच्योरेशन फेज, जब अपने साइज को वो गेन कर लेंगी तो फिर वो सेल्स मैच्योर होंगी, एक परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, प्लांट बॉडी के लिए एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी। तो इस थर्ड फेज को हम मैच्योरेशन फेज बोलेंगे। तो टोटल 3 फेजेस हमें सेल डिवीजन के ग्रोथ के लिए याद करनी है। पहला मेरिस्टेमेटिक जिसमें सेल डिवीजन होगा, दूसरा एलोंगेशन फेज जिसमें साइज बढ़ेगा, और तीसरा मैच्योरेशन फेज जिसमें कि सेल्स मैच्योर हो जाएंगी। 3 फेजेस। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम मेरिस्टेमेटिक फेज की। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, वो हम कह ही सकते हैं जब भी मेरिस्टेम टर्म आए मींस डिवीजन करती हुई सेल्स हैं, बोथ एट द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट्स द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। रूट के टिप और शूट के टिप दोनों पर एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट हैं और उनका काम डिवीजन करना है, और उन्हीं की वजह से कंटिन्यू रूट और स्टेम में ग्रोथ हो रही है। इन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो द सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, सेल्स आर स्मॉल इन साइज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स साइज में स्मॉल है, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इनमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ज्यादा है। सेल बायोलॉजी पढ़ी है या आप पढ़ेंगे तो आपने वहां प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़े हैं। नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटास, जिनसे 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स आपस में अपने मटेरियल्स का एक्सचेंज करती हैं साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, तो इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा को। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, अगर है तो बहुत कम है, इसका मतलब सेल्स बहुत ज्यादा सटी हुई हैं। एक तो देखो आप, ये सेल्स हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है आपको, और एक ये सेल्स हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं। तो कैसी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसी हैं, ऐसे सटी हुई हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? कम है। अब जहां 2 प्लांट सेल्स आपस में जुड़ती हैं या अटैच होती हैं या सटती हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल, वहां प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। तो बताइए, इंटरसेलुलर स्पेस कम है इसलिए प्लाज्मोडेस्मेटा ज्यादा है। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, तो देखिए सेल डिवीजन है, तो डिवीजन करती हुई सेल है, तो उसमें जो ग्रोथ होगी तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि डिवीजन करना है सेल्स को बार 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 बार। तो सेल वॉल इनकी ज्यादा मोटी नहीं है, और प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप की सेल वॉल हम पढ़ते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, तो उनमें सबसे पहले टाइप की है प्राइमरी सेल वॉल है। थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, थिन एंड सेलुलोजिक है, सेलुलोज से बनी हुई है। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, देखिए सेल साइज में छोटी है लेकिन मेटाबॉलिज्म तो अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म अच्छा खासा है। तो रिच इन प्रोटोप्लाज्म, पोजेस लार्ज एंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस, सेल का साइज छोटा है, प्रोटोप्लाज्म अच्छा खासा है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया से चल रहा है, तो न्यूक्लियस इसमें बड़ा है, दिखाई दे रहा है, कॉन्स्पीशियस है, तो लार्ज एंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस है। डायग्राम से अगर समझें तो ये सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें सब में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, और इनमें प्रेजेंट है कौन? न्यूक्लियस, लार्ज एंड कॉन्स्पीशियस। तो प्राइमरी सेल वॉल है जो कि थिन और इलास्टिक है, अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और अंदर एक लार्ज एंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी सेल्स छोटी होती हैं साइज में स्मॉल इन साइज है, और इनमें अबंडेंट है क्या? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन,
इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, अगर है तो बहुत छोटे हैं, और साथ ही साथ सेल वॉल इनमें प्राइमरी है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, थिन और इलास्टिक है, और साथ ही साथ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एक लार्ज एंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस। ये फेज हुई कौन सी? मेरिस्टेमेटिक फेज। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टर है जिनका काम है कंटिन्यू डिवीजन करना। डिवीजन करेंगे तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये नई सेल्स कहां जाएंगी? एलोंगेशन फेज में। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक चेन, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब आसपास, सही बात है। टिप पर मेरिस्टेम है, उसके जस्ट पीछे का जो रीजन होगा वो कौन होगा? एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन से मतलब है सेल का साइज बढ़ रहा है। सेल इन दिस रीजन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्रीज वैक्यूलेशन। हमने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें वैक्यूल नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना उनमें वैक्यूल नहीं होती, अगर होंगी तो स्मॉल वेसाइकल्स हो सकती हैं, लेकिन एलोंगेशन के टाइम पे वैक्यूलेशन होता है। वैक्यूलेशन होने का मतलब है वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है। देखिए हमने ये बात बोली थी कि सेल में वैक्यूल के अंदर वाटर, मिनरल्स और एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर वाटर आएगा तो वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वाटर जब अंदर आएगा तो सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, और टर्गर प्रेशर की वजह से सेल बाहर की तरफ फैलेगी, एनलार्जमेंट होगा। और एनलार्जमेंट हो पा रहा है क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्राइमरी है, थिन और इलास्टिक है। सोचो अगर सेल वॉल रिजिड होती तो वो फैलती कैसे? तो टर्गर प्रेशर की वजह से, अंदर से वाटर एंट्री की वजह से सेल का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है अंदर, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है अंदर, वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है अंदर, तो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उससे सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? सेल एलोंगेशन, एनलार्जमेंट। और इसमें जब एनलार्जमेंट होगा तो एनलार्जमेंट होने के बाद नई सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन भी हो जाएगा। तो इसे हम डायग्राम से ऐसे शो कर सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो पहले से थोड़ी मोटी हो गई है क्योंकि सेल एलोंगेट हो गई है, सेल का साइज बढ़ गया। बढ़ने के बाद इसमें सेल वॉल का डिपोजिशन करवाया गया, तो अब थोड़ी सी सेल वॉल मेरिस्टेम टिश्यू से थोड़ी मोटी है। अंदर प्रोटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस भी है, लेकिन अब लार्ज वैक्यूल दिखने लग गई है आपको एलोंगेशन जोन में, क्योंकि यहां वैक्यूलेशन हो गया। वैक्यूलेशन हो गया मतलब वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया। और तीसरी फेज है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब है कि जो सेल्स एलोंगेट हुई हैं वो अपने फंक्शन के बेसिस पर जिस भी टिश्यू में उनको कन्वर्ट होना है उस टिश्यू के कैरेक्टर्स को वो डेवलप करेंगी, उसे हम मैच्योरेशन कहेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नई सेल्स बनती हैं उनका एलोंगेट होकर मैच्योर होना ही तो डिफरेंशिएशन है। एलोंगेशन से मैच्योरेशन की तरफ आना ही तो डिफरेंशिएशन है। तो तीसरी फेज जो है वो मैच्योरेशन फेज है। द सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन। टिप पर मेरिस्टेम है, उसके जस्ट पीछे एलोंगेशन है, उसके जस्ट पीछे मैच्योरेशन है। रिप्रेजेंट द फेज ऑफ मैच्योरेशन। सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर द मैक्सिमल साइज, मतलब जितना उनको साइज बनाना है वो साइज बना लेंगी, इन द टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। जो प्रोटोप्लाज्म में उनको मॉडिफिकेशन करके, मतलब प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? जिस टिश्यू की सेल बनना है, जिस ऑर्गन की सेल बनना है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स को, मटेरियल्स को डेवलप करेंगी, ताकि क्या होगा? ये अपने प्रोटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन के बेसिस पर अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगी, और साथ ही साथ जितनी वॉल थिक करनी है उतनी वॉल थिक कर लेंगी। फॉर एग्जांपल जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम की जो सेल होती है, वेसल सेल्स, उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और लिग्निन के डिपोजिशन को हम कहते हैं लिग्निफिकेशन। तो देखिए जाइलम की वॉल थिक हो गई है ड्यू टू लिग्निफिकेशन। और जब जाइलम वॉल के अंदर बहुत ज्यादा लिग्निन का क्या करवाया जाता है? डिपोजिशन करवाया जाता है, तो अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिड्यूस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और खाली कैविटी बन जाती है, जिसे हम जाइलम वेसल के नाम से जानते हैं। तो इस खाली स्पेस को हम नाम दे रहे हैं क्या? ल्यूमेन ऑफ द जाइलम वेसल। प्रोटोप्लाज्म तो चला गया, तो इसका मतलब जो जाइलम की सेल है वो मैच्योरिटी पर डेड हो जाती है, क्योंकि उसका प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है, सिर्फ सेल वॉल बचती है, लिग्निफाइड सेल वॉल बचेगी यहां पर। तो ये फेजेस ऑफ ग्रोथ है, जिसमें पहली फेज मेरिस्टेम, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा मैच्योरेशन। वेरी गुड।
अब इसी डायग्राम को, जो मैंने आपको बातें समझाई है ना, इसे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम से आपको बताया, कंफ्यूज मत होइए। ये एक सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो टिप वाला पार्ट है, ये वाला, ये तो हो गया मेरिस्टेम। अब इसके जस्ट पीछे का ये जो रीजन है, ये हो गया एलोंगेशन, और ये रीजन मैच्योरेशन। मेरिस्टेम से सटा हुआ एलोंगेशन, और एलोंगेशन से सटा हुआ मैच्योरेशन। तो एलोंगेशन में वैक्यूलेशन होता है, मतलब वैक्यूल फॉर्मेशन, और मेरिस्टेम में वैक्यूल्स होती नहीं है या फिर बहुत कम होती हैं। इसको साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं तो इसे हम पैरेलल लाइन टेक्निक से जानते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल लाइन टेक्निक। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो वहां लिखा हुआ मिलेगा कि भाई मेरिस्टेम, फिर उसके बाद एलोंगेशन, फिर उसके बाद मैच्योरेशन। तो एक लाइन है पैरेलल, उस पर हमने भाई मार्क कर लिया कि जो टिप है वो मेरिस्टेम है, उसके साथ एलोंगेशन है, फिर उसके पीछे उसके साथ जो है वो कौन है? मैच्योरेशन जोन है। तो इसे पैरेलल लाइन टेक्निक के नाम से हम जानेंगे। और ये टॉपिक हमारा हुआ फेजेस ऑफ ग्रोथ।